हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं समाकलन के फार्मूले कि इंटीग्रेशन के फार्मूले कैसे हम लोग निकालते हैं और इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने समाकलन वाला जब चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, तो हमने देखा था कि समाकलन क्या होता है, कब समाकलन करते हैं, कैसे कैसे समाकलन करते हैं। तो बताए थे उसमें कि एक होता है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच जिसको हम लोग हिंदी में कलन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कलन के दो पार्ट हो जाएंगे, जिसमें वाले को हम लोग क्या बोले थे, अवकलन, और दूसरे को क्या बोल दिए थे, समाकलन। ठीक है, तो अवकलन तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 फिर चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ के आए हैं, और हम लोग ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए हैं, और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, समाकलन। अब समाकलन भी यहाँ से दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, जिसमें पहले पार्ट को बोलेंगे अनिश्चित समाकलन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन, और ये हो जाएगा निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़ के आए थे कि dy/dx के सिंबल को हम लोग क्या बोलते थे, अवकलन का सिंबल है, और समाकलन के सिंबल को हम लोग इस तरीके का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अवकलन को हम लोग dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं और समाकलन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे हमको dx दिख रहा है, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन रहता है और उसका अवकलन करने के बाद ये आया है, और अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा तो वहाँ पे dx रख देंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो। अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो यहाँ पे फलन y के रूप में होता, और ये हम लोग यहाँ पे तब dy रखते। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समाकलन बोलेंगे। और अगर किसी फंक्शन का अगर हम लोग अवकलन कर दें तो इस तरीके से हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या देख के आए थे कि अगर dy/dx आपसे पूछ दिया जाए कि x³ का अवकलन कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि x³ का अवकलन तो 3x² के बराबर आता है, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ के आए थे कि dy/dx ऑफ, इधर लिख देते हैं, dy/dx ऑफ x⁴n का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो n x⁻n-1 हो जाता था। उस हिसाब से अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो 3 पहले आ गया, पावर जैसा हम पहले n था तो n आ गया, और इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। उसी तरीके से पूछा जाए कि dy/dx ऑफ अगर x³ + 5 कोई वैल्यू आपसे पूछा जाए कि कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे कि x³ + 5 का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x³ का हो जाएगा 3x², और चूंकि 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। इसका मतलब हम लोग केवल इसके डिफ्रेंशिएशन को भी हम लोग 3x² लिख सकते हैं। फिर अगर dy/dx ऑफ अगर हम लोग को दे दिया जाए x³ + √5, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम लोग देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो ये 3x² तो लिखेंगे, और √5 कांस्टेंट होने के वजह से हम जानते हैं कि कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है, इसलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x² के ही बराबर आया। तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ के आए थे, एक चीज़ और पढ़े थे कि अवकलन का उल्टा करे तो ये इसको हम लोग समाकलन बोल रहे थे। ठीक है, अवकलन का ही पूरा क्या होता है, समाकलन, और समाकलन का अगर पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 3x² का हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x², और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अवकलन किए थे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समाकलन का फार्मूला क्या होता है, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख देना, समाकलन का फार्मूला, कि अगर समाकलन करना है x⁴n का तो ये फार्मूला हो जाता है x⁴n+1 अपॉन n+1। अब प्लस एक कांस्टेंट हम लोग को जोड़ना पड़ता है, तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले बस इस फार्मूले को समझते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आना चाहिए, तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 और x का पावर 2+1 अपॉन 2+1 करेंगे, और अगर सॉल्व करके देखते हैं तो आगे ये हो जाएगा 3 × x का पावर 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमको मिल गई, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² × dx का कितने के बराबर, x³ के बराबर। देखिए हमने इसका अगर डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 3x² आया। ठीक है, इसका अगर पूरक देखा जाए
कि अगर इसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 3x² का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितने के बराबर आया, x³ के बराबर आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ है, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये मिलना चाहिए था। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हमारा यही मिलने वाला है, x³ भी मिलने वाला है। इसका मतलब हम लोग तब क्या देखेंगे कि जो भी कांस्टेंट टर्म हम लोग डिफरेंशिएशन करके 0 ला रहे थे, वो कांस्टेंट टर्म समाकलन में तब आना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनिश्चित समाकलन। ये हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किसकी वैल्यू है। ये x³ जो आया है ये 3x² का समाकलन होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो इतने के बराबर आ रहा था, इसको सॉल्व कर रहे थे इतने के बराबर आ रहा था, सबका मान एक के बराबर आ रहा था। इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन किसका अवकलन है। ठीक है, तो समाकलन में ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए हम बताए थे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये समाकलन का पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी तरीके से हमने देखा कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है। तो अनिश्चित समाकलन में हमको क्लियर ही नहीं होता है कि हमारा जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में x³ + 20 का अगर हमको कह दिया जाए कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 3x² के बराबर है। अगर x³ प्लस हमने मान लिया 5000 कर दिया, 5001 कर दिया, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 3x² के ही बराबर आएगा। लेकिन अगर हम लोग फिर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हम लोग को फिर ये सेम वैल्यू तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 था, यहाँ 5 था, यहाँ √5 था। अगर क्वेश्चन में चेंज करें तो कहीं पे हम लोग √100 ले सकते हैं। √100 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग अगर √99 को ले लें तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना ही आने वाला है। तो इसका मतलब इन सब का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किया जाए, जिसका डिफरेंशिएशन किया अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हमारा फिर पहले वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब कि उन पहली वाली वैल्यूज को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे और इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये था अनिश्चित समाकलन। अब हम लोग इसके कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ गए थे कि अगर कोई फंक्शन है f(x) रूप में और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो f(x) बोलते थे, इसी को dy/dx या y1 बोलते थे। और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देने पर हमको क्या मिल जा रहा था, फिर वही फंक्शन पहले वाला मिल जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बताए थे कि क्या बोलते हैं, अवकलन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, समाकलन। ठीक है, चलिए इसी का भी यूज करने वाला है। जैसे कि पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं कि dy/dx ऑफ किसी कांस्टेंट टर्म अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो ये 0 के बराबर आता है। इसका मतलब अगर इस 0 का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो फिर हमको कोई कांस्टेंट मिल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग इधर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिख देते हैं पहला कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, किसी मान लेते हैं 0 का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप x ही लें, dy भी ले सकते हैं। उस समय अगर dy का करेंगे तो हमको कुछ और मान मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म भी मिल जाएगा कोई। ठीक है, या फिर हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक कैपिटल C मान लीजिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, हम लोग लिख सकते हैं dy/dx ऑफ x⁴n का डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था n × x⁴n-1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ n × x⁴n-1 विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, इसका उल्टा x⁴n मिल जाना चाहिए। तो x⁴n तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग को एक कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है, तीसरा देखेंगे फार्मूला, अगर dy/dx ऑफ मान लेते हैं केवल x का हम पूछें तो आप जानते हैं कि 1 पहले कर लेंगे और x का पावर 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो तीसरा फार्मूला कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये x के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर x + 2 हो जाए, x + 5 हो जाए, x + 9 हो जाए तो उसका भी डिफरेंशिएशन तो 1 के ही बराबर आएगा। इसका मतलब पुरानी वाली चीज़ आने के लिए हम लोग को कोई एक कांस्टेंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं कि dy/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएशन कैसे निकाले थे। तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और नीचे आएगा √x। अब ये कैसे आता है, ये फार्मूला हम बता चुके हैं पहले
इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग चौथा फॉर्मूला देखा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये कितने के बराबर आएगा, तो इसी का उल्टा आ जाएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √x के बराबर। ठीक है, चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला इसी तरीके से देखा जाए तो हम लोग अगर कह दिया जाए कि d/dx ऑफ 1/x का बताइए, तो 1/x का करना होगा तो नीचे x का पावर 1 है और इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ x⁻⁻1। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -1। और जब हम लोग इसको इसमें से एक हम लोग हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा -2, और इसको तब लिख सकते हैं कितने के बराबर, -1/x का माइनस है पावर नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो चौथा फार्मूला पांचवा फार्मूला लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/(-1/x² का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/x के बराबर आ जाएगा। लेकिन हर जगह हम लोग को कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म का कितने के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। इस वजह से छठवां फार्मूला लिखेंगे d/dx ऑफ, अगर e⁻x कर देते हैं तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। इसका मतलब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x तो ये कितने के बराबर आएगा, तो e⁻x ही हो जाएगा, इसमें कोई सोचना नहीं है। और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ देंगे। तो ये 6 फार्मूले हो गए। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला फार्मूला लिखते हैं। सातवां फार्मूला हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ a⁻x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो a⁻x का डिफ्रेंशिएशन आता है e⁻x इंटू log a बेस e के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो लिख देते हैं सातवां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इंटू log a बेस e का अगर इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितने के बराबर आएगा, तो a⁻x आ जाएगा। तो a⁻x तो लिखेंगे, लेकिन हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म क्या करना पड़ेगा, c जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इतने के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आठवां देखें कि d/dx ऑफ, अगर साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन cos x के बराबर आता है। तो उसी तरीके से तब इसका इंटीग्रेशन कर दें, किसका, cos x का इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितने के बराबर आएगा, तो इसका उल्टा sin x के बराबर आ जाएगा। तो लिख देंगे sin x और प्लस c, एक कांस्टेंट टर्म क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से नवा फार्मूला d/dx ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर आएगा, तो आप जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x के बराबर आता है। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए -sin x का तो कितने के बराबर आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आ जाएगा हमको cos x के बराबर प्लस c लिखेंगे। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो -sin x का तो डिफ्रेंशिएशन उन पर पूछेगा नहीं, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितने का बराबर आएगा dx का, तो -cos x प्लस c, या फिर इसको हम लोग -c भी लिख सकते हैं, -c ही लिखें या प्लस c लिखें, कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम इसको -c के जगह पे हम लोग मान लेते हैं एक k ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट k के रूप में ले लेते हैं। इसी तरीके से 10वां फार्मूला d/dx ऑफ tan x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि sec² x होता है। इसका मतलब अगर हम लोग कर दिया जाए कि sec² x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो लिख लेंगे tan x प्लस c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला फार्मूला d/dx ऑफ tan के बाद आता है cot, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो ये हो जाएगा -cosec² x के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -cosec² x ऑफ dx इज इक्वल टू लिखेंगे तो cosec² x का हो जाएगा cot x प्लस c। लेकिन हम लोग को माइनस के रूप में तो फार्मूला आएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग प्लस बनाने का कोशिश करते हैं। तो दोनों पक्ष माइनस से गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इंटू dx बराबर -cot x और प्लस, इसके जगह पे हम लोग माइनस लिखते हैं, लेकिन इसके जगह पे कांस्टेंट k के रूप में मान ले रहे हैं तो k लिख ले रहे हैं जिसकी वैल्यू -c के बराबर है। ठीक है, अगला फार्मूला 12th d/dx ऑफ cot के बाद आता है sec, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन, तो sec x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर करते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, सेक एक्स के बराबर आ जाएगा। तो सेक एक्स प्लस एक हम लोग को कांस्टेंट टर्म क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि सी हो जाएगा। इसी तरीके से एक फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक के बाद आता है कॉसेक। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में आपको बताए भी थे कि जहाँ जहाँ सी दिख रहा है, देखिए कॉस में सी दिख रहा है, इसके आगे माइनस लगा है, कॉट में सी दिख रहा है, इसमें इसके आगे माइनस लगा है, कॉसेक में सी दिख रहा है, इसका मतलब इसके आगे माइनस लगेगा। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर 13 नंबर का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स छूटा था, यहाँ पे डी एक्स लिख लीजिएगा, डी एक्स बराबर इतना आएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक एक्स और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो माइनस में तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कॉसेक एक्स और माइनस इसको सी लिखेंगे माइनस में, लेकिन इसको हम लोग एक कांस्टेंट के रूप में मान ले रहे हैं, जहाँ पे के को हम लोग क्या मान के चलेंगे, माइनस सी के बराबर मान के चलेंगे। ये जहाँ जहाँ माइनस सी आया है उसके जगह पर हम लोग प्लस के रख दिए हैं, ठीक है। तो इतने फार्मूले हो गए, अभी और फार्मूले हैं, इतना नोट कर लीजिए।